आपके साथ मैं हूं रसिका पांडे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम आरोग्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंग्रेजी में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। सेहत अच्छा तो सब अच्छा, वरना सब व्यर्थ है। क्योंकि किसी ने कहा है कि सेहत से बड़ा कोई धन नहीं होता। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लगातार यही कोशिश होती है कि आपके सरोकार के लिए काम किया जाए। और जब आपके सेहत से जुड़ी बात हो तो हम आपके लिए आज एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, जहां पर हम बात करेंगे आपके सेहत से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश के विकास पर तो हमने कई बार बात किया है, कई मंचों से एक्सपर्ट से बात किया है, लेकिन सेहत पर हमारा उतना ही फोकस है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं और आगे कराई जा सकती हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर कितना विकास हुआ है, आज इसी विषय पर आज हम इस मंच से बात करने वाले हैं। और स्वास्थ्य जगत के ऐसे चेहरे आज यहाँ पर मौजूद होंगे जिनसे हम जानेंगे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किस तरीके से उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं और क्या कुछ चुनौतियाँ हैं, और साथ ही भविष्य में क्या योजनाएं रहेंगी। साथ ही आज हमारे खास कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, जिनसे हम जानेंगे मध्य प्रदेश में कितना विकास किया गया है स्वास्थ्य के क्षेत्र पे। तो चलिए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे खास कार्यक्रम में एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आरोग्यम रोड टू हेल्दी मध्य प्रदेश। तो चलिए मैं अपने पहले पैनल्स को बुलाना चाहूँगी, और पहले पैनलिस्ट को बुलाने से पहले मैं अपने सहयोगी आसिफ को मंच पर बुलाना चाहूँगी। तो आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और आपके सेहत में और क्या बेहतरी की जा सकती है। मध्य प्रदेश में क्या रोड मैप है स्वास्थ्य व्यवस्था का, और किस तरीके से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए काम किया जा रहा है। तो तमाम उन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं अपने पहले पैनलिस्ट को बुलाना चाहूँगी। हमारे पहले पैनलिस्ट हैं डॉक्टर अनुपम चौकसे। जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। सर एलन सिटी यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी हैं और डॉक्टर सुबोध वार्ष्णे, ये गैस्ट्रो सर्जन हैं एंड मेडिकल डायरेक्टर भी हैं सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। डॉक्टर नलिनी मिश्रा, डीन डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट एलन मेडिकल कॉलेज। जोरदार तालियों से मैं स्वागत करती हूँ हमारे पहले पैनल का, और जिनसे हम जानेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना विकास हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहाँ कमी रह गई और क्या हम मध्य प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। तमाम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। ओवर टू यू आसिफ। धन्यवाद रसिका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम आरोग्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला पैनल जैसा आप देख रहे हैं कि आपके सामने है, और जैसा रसिका ने कहा कि अंग्रेजी की बड़ी मशहूर कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। यानी अगर हेल्थ है तो फिर वेल्थ है, और अगर हेल्थ नहीं है तो फिर वेल्थ किसी काम की नहीं है। आपका तन अगर ठीक है तो धन का इस्तेमाल कर पाएंगे, अगर तन ही नहीं है, ठीक नहीं है, तो फिर धन का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आज ये कुंजी, ये टिप्स, इनकी स्पेशलाइजेशन से जुड़े सवाल आज हम आपके सामने रखेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका सबका। सर, सबसे पहला सवाल मैं मैम से शुरू कर रहा हूँ। डॉक्टर नलिनी हमारे साथ हैं, और मैम से इस चर्चा की शुरुआत में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैम गायनी हैं, नई जिंदगी इस जीवन में लाती हैं। कार्यक्रम की शुरुआत भी, नया पैनल है तो शुरुआत आपसे करते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, जो मेरा पहला सवाल रहेगा, कि आज के लाइफस्टाइल में लड़कियों को, युवतियों को अभी फ़िलहाल किन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, और आप उन्हें क्या सुझाव देंगी ताकि उनकी लाइफ हेल्दी रहे। हेलो, देखिए, जैसा कि आपने कहा, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आपने कहा हेल्थ इज़ वेल्थ, जिसको हिंदी में भी कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। और चूँकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आपने महिलाओं से जुड़ा हुआ ही सवाल पूछा है, तो मैं ये कहूँगी ना केवल किशोरियाँ, युवतियाँ, बल्कि मेनोपॉज के बाद जो हमारी सीनियर सिटीज़न वुमेन हैं, सभी की लाइफ में ज़रूरी है कि उनका लाइफस्टाइल के लिए उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। और आज के ज़माने में थोड़ा मुझे लगता है कि स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं ज़्यादा है, तो सभी को ये समझना चाहिए कि हेल्थ एक्चुअली क्या है। तो हेल्थ का जो डेफिनेशन है वो ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं है तो हेल्दी है, ऐसा नहीं है। हेल्थ जो है वो एक फिज़िकल यानी शारीरिक, मेंटल यानी मानसिक, और सोशल वेलबींग,
ये सभी चीज़ों को मिलाकर हम कहते हैं कि हेल्थ है। तो हमको सभी लड़कियों, किशोरियों, युवतियों और सभी महिलाओं को इन चीज़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि इन तीनों दिशाओं में उन्हें प्रयत्न करना चाहिए कि वो अपना लाइफस्टाइल को बेटर करें, जिसके लिए ज़रूरी है कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपने खाने पीने पे ध्यान दें, अपना नींद को पूरा जितनी होनी चाहिए 7 से 8 घंटे उतना करें और स्ट्रेस ना रखें। उसके लिए उनको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए और सोशल उनका नेटवर्किंग भी अच्छा होना चाहिए। सोशल मीडिया पर नहीं, सोशल नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए। यस, सोशल नेटवर्किंग मीन्स आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, आपने अपनी फैमिली से प्रेम करना चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए और हम सबसे बड़ी बात मुझे जो लगती है, हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी जो कंफ्यूज हो जाती है जिन चीज़ों को लेके, वो सोशल मतलब वाकई दूसरे के सामने आना है, सोशल मीडिया पर नहीं है, और रील्स से ज़्यादा रियल उस पर ध्यान दीजिए। रील्स पर तो खैर चलता रहेगा वो। नलिनी। बिल्कुल, और मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, लगातार हम देखते हैं कि महिलाओं में पीसीओएस और पीसीओडी की समस्या बढ़ती जा रही है, जो यंग जनरेशन है वो समस्या से जूझ रहे हैं, तो उसके प्रिवेंशन के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? क्योंकि ये ऐसे मामले हैं क्योंकि 10 में से 7 महिलाओं को पीसीओएस और पीसीओडी की समस्या हो रही है आजकल। हाँ, देखिए, पीसीओडी एक बेसिकली एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, हम इसे डिजीज़ नहीं कह सकते, ये एक डिसऑर्डर है और इसमें बहुत कुछ हद तक जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स होने के साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जिसमें कि अब हमारे यहाँ आजकल खाने पीने में या हर चीज़ों में, लाइफस्टाइल में, जिसको हम कहते हैं बहुत फास्ट फूड, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का जो यूज़ होता है वो चीज़ें हम यूज़ करते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हो सकते हैं एक्सोजीनस, यानी बाहर से भी जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं उनसे होते हैं, प्लास्टिक से, जीनोएस्ट्रोजेंस इसको हम कहते हैं, जो इन सारी चीज़ों से शरीर में आते हैं। तो ये पीसीओ एक उसका मैनिफेस्टेशन है, मतलब उसका एक लक्षण है जिसे हम कहते हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे हाथ में है, जो लड़कियों के हाथ में है, महिलाओं के हाथ में है, वो है अपना वज़न पर नियंत्रण रखना। क्योंकि अक्सर ये देखा गया, इसकी 2-3 वैरायटीज़ होती हैं पीसीओएस की, जिसमें एक होता है लीन पीसीओएस या ओबीज। तो ये ज़्यादातर देखा जा रहा है कि खान पान में अनियमितताओं की वजह से जो वेट ज़्यादा जब होता है और जब हम बाकी चीज़ों के साथ वज़न को कम करते हैं, इवन 5 से 10% भी अगर हम वेट में रिडक्शन करते हैं वो लड़कियां, तो उनका हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो फेवरेबल होने लगते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो बताई जाती है किसी भी पीसीओएस के से जो पीड़ित लड़की या महिला हैं, उन्हें हम यही कहते हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए। लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट्स पर डे, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन कम से कम, तो एक्सरसाइज। दूसरा डाइट, तो उनको अपना डाइट हम कहते हैं कि आप कम से कम शुरू में 25% अपना डाइट कम करें। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 3 खाएं, या जो भी चीज़ आप ले रहे हैं, फैट्स कम करें, प्रोटीन्स ज़्यादा लें और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, नींद प्रॉपर लें। ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट अहम भूमिका निभाता है पीसीओएस के प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट में। ये तो बात हुई महिलाओं की, महिलाओं से जुड़ी आज की दिक्कतों की, उनको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। अब ज़रा बात करते हैं, एक सीरियल आता था बचपन में, शक्तिमान, आप देखा होगा, छोटी मगर मोटी बातें वो कहते थे। हमारे यहाँ भी 2 आंत होती हैं पेट में, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। उसके एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो ज़रा उनसे पूछते हैं, सर आरोग्य हमारे जीवन शैली में किस तरह आता है जिससे हम हेल्दी लाइफस्टाइल कह सकते हैं? वैसे तो मैडम ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली। तो कोविड के काल में हम लोगों ने ये तो जान ही लिया कि एक स्वस्थ शैली जीवन की और एक स्वस्थ भोजन, इसकी कितनी महत्व है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो चेंजेस लोगों में आए हैं, वो लोग इम्यून बूस्टर्स और विटामिन्स और ये चीज़ें उन्होंने बढ़ा दी हैं। एक्सरसाइज अभी भी एक चीज़ है जो लोगों ने नहीं ज़्यादा बढ़ाई है, क्योंकि कोविड के टाइम पे सब घरों में कन्फाइंड थे, तो वो चीज़ वो लोग अपनी लाइफ उसमें नहीं उतार पाए।
सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाने से सिर्फ वेट पे अंतर नहीं पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे डिटॉक्सीफाई होते हैं। सो फिज़िकल एक्टिविटी। सेकंड इज़ सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन अगर आप नहीं करोगे, आज के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं लेकिन सब लोग वीडियो पे खेलते हैं, बाहर तो खेलते हुए दिखते ही नहीं है। हम लोगों के टाइम तो हम लोग 2-2 3-3 घंटे हम विंडो तोड़ा करते थे सर, ये विंडो में खेलते हैं। हाँ, तो फिज़िकल एक्टिविटी, सोशल इंटरेक्शन और जैसा मैडम ने बोला मेंटल स्ट्रेस। एवरीवन शुड नो हाउ टू डिटॉक्सीफाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सबको अपने को डिटॉक्सीफाई करने के लिए खुद का समय निकालना चाहिए, जिस समय पे वो अपने आप को डिटॉक्सीफाई कर पाए। जिस भी चीज़ में उसको इंटरेस्ट होता है, कोई हॉबी है, किसी को पिक्चर देख के, किसी को सीरियल्स देख के, किसी को सोशलाइज करके, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। बिल्कुल, और ये बहुत अहम है रसिका कि आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि आइए आपको बताते हैं 5 मिनट में कैसे पूरी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करें, तो उस पर मत जाइएगा। बिल्कुल एक्सपर्ट राय हम एक्सपर्ट से बताएंगे। अगला सवाल मैं डॉक्टर चौक से आपसे है। सर, मैं आखिर में आपके पास जानबूझ कर आया, बहुत स्वागत है आपका। हालांकि मैं आप ही के संस्थान में हूँ अभी, लेकिन आपका स्वागत है सर। पहला सवाल तो ये पूछूंगा सर, इतनी बड़ी संस्था, आप आइकन, तो ये सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का धन्यवाद देता हूँ, आपने यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और आज का टॉपिक आरोग्यम है, बट अपन एजुकेशन में है। हमारी संस्था जब एजुकेशन में शुरू हुई, मेरे फादर ने जब शुरू किया था, तो उनका विज़न अलग था। उनका विजन मतलब ये नहीं था कि हमको एजुकेशन एज अ बिज़नेस करना है। ही ऑलवेज थॉट कि भाई एजुकेशन पैसे के लिए नहीं। आज की डेट में वो हर बार ये एग्जांपल देते हैं कि भाई आज भी मेरे 10 साल पुराना कोई स्टूडेंट होगा, कहीं मार्केट में मिलता है तो वो जब वो पहले उनको पहचान लेगा। कोई बिजनेसमैन होगा तो ही मे नॉट बी रिकॉग्नाइजेबल, बट आज वो LNCT से पढ़ा है या LNCT यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, यहाँ से पढ़ा है, तो जब वो फील्ड में मिलता है तो ही रिकॉग्नाइज। तो उनका ये था कि भाई एजुकेशन रिकॉग्निशन। उनके मेरे दादी दादा दोनों टीचर्स थे, एंड जो उन्होंने देखा होगा घर में कि जहाँ उनकी इज्जत है, मतलब जहाँ भी उनके पुराने लोग मिलते रहे होंगे और उनको वो करते रहे होंगे कि हाँ साहब हमारे गुरुजी थे, तो उससे ही उन्होंने ही लेफ्ट दी बैंक जॉब, बैंक में थे तो उन्होंने छोड़ के फिर एजुकेशन में आए। और मैंने जब खुद संस्था में एडमिशन लिया तो एक सोच आई कि ऐसा ना हो कभी कि जब मैं बोलूं कि साहब मैं LNCT से या कहीं से पढ़ा हूं और कोई सामने वाला बोले अरे अच्छा वो प्राइवेट कॉलेज है ना। आई ऑलवेज़ वांटेड कि भाई ठीक है, जब मैं बोलूँ कि LNCT से पढ़ा हूँ तो अच्छा आपको LNCT में एडमिशन मिल गया था। सो दैट वाज माय थॉट एंड दैट वाज आवर फैमिली थॉट कि भाई हाँ आज की डेट में अगर कोई किसी को लेना हो तो मैं खुद बोलूँ कि भाई मेरे बहन को भी मैं एडमिशन नहीं दे सकता, मैंने भाई को भी एडमिशन नहीं दे सकता, इतना टफ कॉम्पिटिशन है। एंड इट वाज द गाइडिंग सोर्स फॉर आवर एजुकेशन में बेटरमेंट करने के लिए। जी, तो सर मेरा सवाल, जैसे आप एजुकेशन की बात करें, कोविड के बाद हमने देखा हर चीज़ डिजिटली हो गई। डिजिटल एजुकेशन को आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, कोविड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हुई बच्चों के साथ, दे लॉस द टच विद द इंस्टीट्यूशन, दे लॉस द टच विद देयर पीयर्स, जो अपने साथ के साथी हैं। मैडम ने जो कहा कि बच्चों को जो सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने बोली कि जो आपके दोस्त हैं उनके साथ टच में रहना चाहिए। और जो कोविड ने मैं अपने खुद के बच्चे देखता हूँ उनको न दूर कर दिया। अब जब 2 साल बाद ये बच्चे जब कैंपस में आए तो एक अच्छा डिजिटल ने हमको एक बहुत बड़ा पावर दिया। बच्चे को क्या सबको ये लगने लगा कि पढ़ाई ऐसी भी हो सकती है, क्लास में बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटली टीचिंग हो सकती है। बट जब 2 साल में हमने रियलाइज़ किया कि ओनली डिजिटल इज़ नॉट पॉसिबल। जो एक पीयर टच है, जो आपके साथ वाला पढ़ रहा है, वो जो कंपटीशन है, अगर मेरे साथ वाला 90% ला रहा है और मैं 60% ला रहा हूँ तो मेरे को भी एक वो मिलेगा कि हाँ मेरे को भी मेहनत करके 90 लाना चाहिए। 90 नहीं तो भाई 80 तो लाऊँ, 70 तो लाऊँ। और जब मैं घर पे बैठा हूँ और मेरा रिज़ल्ट कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी ने, स्कूल ने मेरे नेट पे डाल दिया और मेरे को 60 आया तो आई एम हैप्पी, अरे आ तो गए अब क्या चाहिए। सो हमने भी अब जब AICT है या अलग अलग काउंसिल से उनसे बात करी तो वी थॉट कि अभी हाँ ऑनलाइन टीचिंग पूरी ख़त्म नहीं हो सकती,
ना ऑफलाइन टीचिंग पूरी खत्म सकती है, नाउ इट इज़ टाइम फॉर हाइब्रिड टीचिंग। कुछ टॉपिक्स हमको ऑनलाइन, क्योंकि अब कोविड ने एक चीज़ और सिखाई कि ये जो कंटेंट है वो सिर्फ क्लासरूम में अवेलेबल नहीं है, वो नेट पे उससे अच्छा और बहुत बढ़िया भी अवेलेबल है। तो दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। टीचर्स के लिए भी एक नया वो था कि भाई आप अच्छे से अच्छा सीख सकते हैं, बच्चों के लिए भी अच्छा था कि आप अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर। और मेडिकल एजुकेशन की जब बात होती है तो मेडिकल एजुकेशन पॉसिबल भी नहीं है डिजिटली, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज और सारी चीज़ समझनी होती है। मेरा सवाल डॉक्टर सुबोध आपसे है दूसरा। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान कार्ड की, जिसका लोगों को कई जगहों पर फ़ायदा मिल रहा है तो कहीं कुछ कमियां हैं, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या बेहतर किया जा सकता है आयुष्मान योजना में? देखिए, आयुष्मान योजना जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ योजना है। सब पहली चीज़ तो इतनी बड़ी हेल्थ योजना को इम्प्लीमेंट करना, और वो भी भारत जैसे देश में जहाँ पे बहुत वेरीगेटेड सोसाइटी है, अमीर भी, गरीब भी और मध्यम वर्ग भी, तो डिफ़िकल्टीज़ हर तरह की हैं। और हर साल ये लोग उसमें चेंजेस लाते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो उसमें नहीं हैं एनरोल्ड, तो उनको बीमारियों को जोड़ना। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जांचें नहीं हैं। जब जांच ही नहीं होगी तो बीमारी ही मालूम नहीं पड़ेगी, तो शुरुआत ही नहीं होगी। तो मरीज़ हमेशा इमरजेंसी में आएगा, तो जांचें इंक्लूड होनी चाहिए, बीमारियां सारी इंक्लूड होनी चाहिए। जो इनके रेट्स हैं वो ये मान के कर रहे हैं कि इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट होता है। तो इन्होंने क्या किया है, जो रेट्स हैं वो हर अस्पताल के, यदि वो NABH है तो सबके रेट सेम हैं। अब आप देखिए, संस्थाएं 3 तरह की हैं। एक संस्था है जो सरकारी है, एक संस्था है जो ट्रस्ट है जिसको टैक्स बेनिफिट है और ज़मीन में बेनिफिट मिला है, और एक है कॉरपोरेट वर्ल्ड। तीनों को सेम पैकेज देना वो गलत है। इनमें डिफ्रेंसिएशन इनको करना चाहिए कि तीनों को, एक में तो पूरा पैसा पब्लिक मनी का ही लग रहा है, टैक्स पेयर मनी लगती है सरकारी संस्थान में, उनको भी उतना ही पैसा दिया जाता है हर पैकेज का। तो ये चेंजेस इसमें आने चाहिए। मैम, आपसे एक सवाल है। नलिनी मैम, कई लोगों को मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं कि हम कई सालों से रोज़ सुबह एक्सरसाइज सोचते हैं कि कल से करेंगे, हो नहीं पाता उनसे। और जो पुरुष हैं उनकी समस्या ये रहती है कि काम ही इतना स्ट्रेस, इतना एक्सरसाइज कैसे करें। हालांकि एक्सरसाइज करनी स्ट्रेस के लिए। महिलाओं की जो एक्सक्यूज़ रहता है वो रहता है कि सुबह उठो, बच्चों को तैयार करो, फिर इनका लंच बनाओ, फिर ये आएंगे, फिर उनका करो। तो एक्सरसाइज करनी है, पता सबको है। टाइम मैनेजमेंट और ये कितनी ज़रूरी है, कैसे मैनेज करें, सवाल ये है मैम। देखिए, मेरा सोचना तो ये है कि अगर आप सोच लेते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मतलब मैं खुद एक वर्किंग वुमन हूँ, और जो भी हमारी महिलाएं ये कहती हैं कि समय नहीं मिलता, तो वो एक काम कर सकती हैं कि थोड़ा सा आधे घंटे पहले उठ जाएं। तो अगर वो सोच लें और शुरू करें, शुरू करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार जब वो शुरू करेंगी तो वो उनको ये भी सोचना चाहिए कि बहुत ऐसा नहीं कि एकदम जिम जाके 1 घंटे पूरा काम करना है, ऐसा नहीं है। शुरू करें स्लोली, स्टेप अप जिसको हम कहते हैं ना, उस तरीके से एक्चुअली शुरू करना चाहिए। शुरू में पहले घूमने जाएं, एक वॉक करें। तो जब वो 10-20 मिनट्स भी अगर वो वॉक करती हैं तो उससे उनको जो पूरे दिन जो उनको अच्छा लगेगा, उससे उनको इंस्पिरेशन मिलेगी कि मैं अगले दिन भी जाऊं। अगर मान लीजिए सुबह सुबह नहीं जा सकते हैं तो शाम को भी जा सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सुबह जाएं। सुबह का तो इसलिए कहा जाता है कि हवा साफ़ रहती है और सुबह का वातावरण बड़ा अच्छा होता है, और उन्हें जाना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि हमको कितना तेज़ी से वॉक करना है, क्योंकि ये एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं बता रही हूँ। इसको हम कहते हैं टॉक टेस्ट। तो क्या होता है कि कितना तेज़ चलना, एकदम दौड़ना सबको ज़रूरी नहीं है। इतना तेज़ चलें कि आप बात तो कर सकें लेकिन आप गाना नहीं गा सकें, इसको टॉक टेस्ट कहते हैं। तो शुरू में इससे शुरू करें, मिनिमम 20 मिनट्स वॉक से शुरू करें, उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। फिर आप उसमें एक्सरसाइज करने के लिए वॉकिंग के अलावा पहले ये देख लें आप उनके कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है। जैसे हम अगर वॉक कर रहे हैं या हम स्टेज चढ़ रहे हैं और अगर हम गाना गा लेते हैं और सुर में गा लेते हैं, तो मतलब इंजन ठीक काम कर रहा है। अगर आप वॉक कर रहे हैं और आप अगर गाना गा सकते हैं, इसका मतलब कि आप इनफ स्पीड से वॉक नहीं कर रहे हैं ये मतलब है, मतलब और अगर आप जिम जा रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपको
कितने लेवल तक के आपको एक्सरसाइज करनी है। जैसे अगर आप कहें तो इसका एक फार्मूला होता है एक्चुअली कि आपको कितना पल्स रेट अचीव करनी है। जिम में जब हम ट्रेडमिल पे जाते हैं तो उसमें डिजिटली सारी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, उसमें पल्स रेट भी आपका आता है, तो कितना पल्स आपका टारगेट पल्स है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जिसमें 220 माइनस योर एज। मान लीजिए कि मैं 60 ईयर्स की हूँ, तो 220 में से मैं 60 माइनस करूँगी तो करीबन आ गया ये 160। तो 160 100% हुआ। मेरा जो टारगेट होगा वो इसका 80% होना चाहिए, मतलब मेरा नियरली 130 पल्स मेरा जो है वो मेरा टारगेट होना चाहिए। लेकिन पहले दिन से टारगेट अचीव करने के लिए नहीं जाना है। पहले दिन मुझे 50 to 60 to 70%, मतलब मैं पहले दिन जाऊँ ट्रेडमिल पे भी करूँ तो मेरा 100-110 मेरा टारगेट होना चाहिए। 1-2 हफ्ते करने के बाद तब मैं जाके अपना 80% या 85% ऑफ माई टारगेट वो मैं अचीव करूँ। तो ये ग्रेजुअल होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। ग्रेजुअल के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सरसाइज शुड बी रेगुलर। भले ऐसा नहीं है कि 7 दिन में से एक भी दिन एब्सेंट नहीं होना है, मिनिमम 5 days ए वीक कहते हैं, बट रेगुलर होना चाहिए। एक जो हम आजकल कई बार सुनते हैं कि वो फलाने कोई एक्सरसाइज कर रहे थे, अचानक कुछ हो गया, कोई इवेंट हो गया, तो ये ओकेजनल जो एक्सरसाइज करते हैं कि आज जोश में आ गए और मतलब 1-2 घंटे कर लिया, वो डेट्रीमेंटल हो सकता है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए, आपको रेगुलर करनी चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक्सरसाइज में रनिंग या वॉकिंग, इसके साथ साथ स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए, जहाँ तक हो सके किसी ट्रेनर के उसमें गाइडेंस में करना चाहिए। इसमें योगा, मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट करना। बात की एक बात है कि नो योर लिमिट्स बट डोंट एक्सीड योर लिमिट्स, और उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। और मैम इतना अच्छी से बता रहे थे कि आप लोगों के दिमाग तक पहुंचने के लिए, पास पहुंचने के लिए, माइक दूर हो गया थोड़ा सा तो आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। मैं माइक पास रखेंगे तो आवाज़ ऐसे जाएगी अच्छी और सब सुन पाएंगे। रसिका। बिल्कुल। तो डॉक्टर सुबोध, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। आपने बहुत सारी सर्जरी की है, बहुत नाम है आपका, और जब बात आती है सिद्धांता हॉस्पिटल की, एक नए मुकाम में पहुंचा और भोपाल के लोगों का एक विश्वास है सिद्धांता हॉस्पिटल के साथ, तो ये कैसे संभव हुआ? आपकी संघर्ष भरी कहानी क्या रही सर? जब मैं भोपाल लौटा था इंग्लैंड से, तो भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ज्वाइन किया था। वहाँ पे हम लोगों की पॉलिसी ये थी कि आप लोगों को एक सैलरी मिलेगी जिससे आप जो गैस पीड़ित हैं, गरीब हैं, उनका फ्री में इलाज करेंगे, और जो प्राइवेट पेशेंट्स आएंगे उनकी इनकम में से आपको एक शेयर भी मिलेगा। तो एक इंसेंटिव रहता था काम करने का, क्योंकि मालूम है काम ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। वहाँ पे एक चीज़ हमने ये सीखी कि गरीब और अमीर दोनों का इलाज अगर सेम संस्थान में हो, सेम डॉक्टर करे, सेम मशीन पे हो, सेम तरीके से हो, यह एम होना चाहिए। और जब मैंने छोड़ के बाहर आया तो बिल्कुल उस पे हमने क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एट द अफोर्डेबल प्राइस, उस पे हमने सिद्धांता को वो किया। तो आज हमारे अस्पताल में बाईपास जो है 1.25 लाख से लेके 3.5 लाख तक की रेंज में होता है, अलग अलग मरीजों का, पर सेम डॉक्टर, सेम प्रोटोकॉल। डॉक्टर सर, एक सवाल है मेरा, डिग्री और ज्ञान दोनों में बड़ा अंतर है। डिग्री ले ली, अखबार पे लैमिनेट करके वो चिपका दी सर, और देखिए कितने डिग्री, और एक ज्ञान। तो आप यहाँ कैसे ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का कि डिग्री तो हो ही और भारी भरकम डिग्री हो, लेकिन उससे ज़्यादा भारी ज्ञान हो? ज्ञान प्राप्त करना तो खुद के ऊपर है। डिग्री प्राप्त करना तो ठीक है, मैंने 3 घंटे एग्ज़ाम में उगल दिया, जो भी उसको हम अपने बच्चों को कहते उल्टी करना कि भाई आओ, जो साल भर घोंटा उसको लिख के आ गए और डिग्री मिल जाएगी। बट जो ज्ञान है वो आपके एक्सपीरियंस से आएगा। हम लोग एलन सिटी में या एलन सिटी यहाँ पे हम जब अटेंडेंस की बात करते बच्चे से, कई पेरेंट्स आके बोलते हैं कि साहब अटेंडेंस की क्या ज़रूरत है, भाई मेरा बच्चा बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, वो घर पे बैठ के भी पढ़ता है तो उसके मार्क्स तो बहुत अच्छे 95% आते हैं। तो हम उसको यही बताते हैं कि भाई 95% आ रहे हैं, सब बहुत अच्छी बात है, बट वेयर इज़ द लाइफ एक्सपीरियंस। आज हम तो एक मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं, यहाँ पे अगर हर डॉक्टर ये बोले, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है कि साहब मैं तो बहुत अच्छा घर पे पढ़ता हूँ और 95% से नीचे मेरे कभी नहीं आया, मतलब मैं 12th में भी 95 लाता था, और अभी आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर देख लीजिए, यहाँ पर मरीजों को हाथ नहीं लगाऊंगा, है ना। मैं डॉक्टर, मतलब आप मेरे को डिग्री दे दीजिए, आई विल बी MBBS, और मैं बिल्कुल टॉपर रहूँगा, आप यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल लेके आऊँगा, पर मैं मरीजों में हाथ नहीं लगाऊंगा यार, देखूँगा नहीं उनको।
तो फिर उसका डिग्री तो मिल गई, उसका ज्ञान तो उसको कुछ नहीं है। भाई मेन चीज़ तो उसका है जो वहाँ पे एक्चुअल प्रैक्टिकल है, वही इंजीनियरिंग में भी चीज़ वही लागू होती है, वही मेडिकल में भी लागू होती है कि जब तो सामने आपने प्रैक्टिकल नहीं किया उस चीज़ पे तो आपको ज्ञान मिला ही नहीं। और ज्ञान प्रैक्टिकल प्राप्त करने के लिए आपको कॉलेज, रियल लाइफ ये देखना ही पड़ेगा, डिग्री तो कहीं से भी ली जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वजह से है कि आपने किताब में पढ़ लिया कि आर्टरी है, ये वेन है, ये वहाँ जाती है, इसका सॉकेट यहाँ, ये इतनी तार की है, और जब खोलने बैठे प्लास पेचकस लेके तो पता लगा कि ओ ये आर्टरी है, ये वेन है, या कुछ और है, और फिर वो बम फट जाता है अगर वो नीली जगह काली तार कट जाए या कुछ। तो ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ ये पैनल जुड़ा हुआ था, सर बहुत बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक पैनल हमारे साथ पहला पैनल था, और पहले पैनल में हमारे साथ 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे जिन्होंने बताया। तो कुल मिला के जो इस पैनल से निकला वो ये कि महिला हो चाहे पुरुष, आपको अपनी स्वास्थ्य का, सेहत का बहुत ख्याल रखना है, एक्सरसाइज करते रहना है, और जैसा एक बात निकल के आई कि अपनी लिमिट्स को धीरे धीरे टेस्ट करना है, बढ़ाते रहना है, लेकिन एक्सीड नहीं करना है। आपको खुद को मालूम चल जाएगा जब दिल आवाज़ देने लगेगा कि भाई बस करो। और उसी वजह से आजकल केसेस भी आ रहे हैं कि वो 2 दिन में वो 6 पैक एब्स नहीं बनते हैं, उसका ख्याल रखिएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैम थैंक यू सो मच। रसिका। तो जैसे कि पहले पैनलिस्ट हमारे जुड़े और उन्होंने बहुत सारी ऐसी नॉलेज शेयर की जो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से विकास किया जा रहा है उस पर भी हमने चर्चा किया। और साथ ही